स्टूडेंट्स, आज का हमारा यूएस हिस्ट्री का टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की दो वेव्स हैं, एक 18 सेंचुरी में, एक 19 सेंचुरी में। तो उनकी ग्रोथ के फैक्टर्स क्या हैं और उनके क्या इम्पैक्ट्स पड़े। चूँकि हम यूएस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ यूएस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे फैक्टर्स, और यूएस के पर्सपेक्टिव में हम इम्पैक्ट्स देखेंगे। अच्छा। अच्छा, अभी तक जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी प्रेसिडेंट्स पढ़े हैं और उनके पॉलिटिक्स के मसले पढ़े हैं, वहाँ पे हर जगह हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का आर्ग्यूमेंट ज़रूर दिया था। वार ऑफ 1812 में याद करें कि कमर्शियल वार में उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया था, तो एक इनके लिए मेजर हर्डल था जो यहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँच नहीं पा रहा था। बाद में गेंट के ट्रीटी के बाद इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बड़ी बड़ा पेस पकड़ा है। एक तरह इस तरह हमने डिस्कस किया है और काफ़ी जगहों पे हमने बहरहाल डिस्कस करते रहे थे कि ट्रेडिंग में यूएस, यूके और फ्रांस की किस तरह डील चलती रही हैं, या ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड या ट्रायंगुलर ट्रेड किस तरह चलता रहा है अफ्रीका, एशिया और यूरोप में। तो आज हम प्रॉपर ये टॉपिक कर रहे हैं। ये फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ है। स्टार्ट करते हैं। पहला जी ग्रोथ है, ग्रोथ का फैक्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। यूएस को कुदरत की तरफ से कोल, आयरन, टिम्बर, सिल्वर, गोल्ड, ये चीज़ें बड़े मिकदार में मिली हैं। गोल्ड के चौथे पांचवे बड़े हैं, सिल्वर के 10वें 11वें बड़े नंबर पे ज़्यादा प्रोडक्शन उधर है, कोल फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। आयरन में भी बहुत ज़्यादा है, टिम्बर तो वैसे जी पूरी ये वेस्टवर्ड इन्होंने एक्सपेंशन की है, तो ये सारे जंगलात थे। ये जंगलात काट काट के इन्होंने जो है टिम्बर, ये लकड़ियाँ बना बना के बेची हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास बहुत ज़्यादा थे। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो ये एक ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो रिच इनकी लैंड्स हैं माइनिंग के हिसाब से। नंबर दूसरा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की दो चीज़ें हैं। एक तो नंबर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और दूसरा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। चाइना से, जापान से, रशिया से लोग आ रहे हैं अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये लैंड ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही थी। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, हर तरह की आज़ादियाँ थी यहाँ पे। नंबर दूसरा फैक्टर हम ये देखते हैं कि इन में भी पॉपुलेशन में अर्बनाइजेशन आती है। साउथ में हमें पता है कि एग्रीकल्चर माहौल था, नॉर्थ में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल था। तो साउथ से लोग अब यहाँ पे नॉर्थ में आते जा रहे हैं। उनको पता लग गया कि असली गेम जो है ना, एग्रीकल्चर नहीं है, ये पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो असली गेम है सोशल मोबिलिटी के लिए, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अपने बिजनेस यहाँ पे लोग छोड़ के इधर आके सिर्फ जो है ना इंडस्ट्रीज में मतलब आके लगते हैं, जॉब करते हैं। तो हमने देखा पहले रिसोर्सेज, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा तीसरा गवर्नमेंट की सपोर्ट। एंटी फेडरलिस्ट हमेशा से ये कह रहे थे कि हम मिनिमम रेगुलेशंस रखेंगे और टैक्सेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। कॉन्टिनेंटल का कंप्रोमाइज़ में ये बात तय हुई थी, कमर्शियल कंप्रोमाइज़ पे, कि सिर्फ इंपोर्ट्स पे लगेंगे, एक्सपोर्ट्स पे नहीं लगेंगे। तो ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना बना के बेच रहे थे। नेशनलाइजेशन की भी पॉलिसियाँ शुरू हुई थी। ये तो वैसे इसमें फैक्टर इनमें काम आया है इनको, वरना नेशनलाइजेशन किसी भी ग्रोथ के अगेंस्ट होती, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम इतने कंपटीशन में नहीं चल रहे होते, वो स्लो पेस में काम कर रहे होते। तो इतना नहीं। बहरहाल सब्सिडीज़ दी हैं इन्होंने रेलवे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एक ये भी फैक्टर है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। नंबर चौथा, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट। स्टीम बोट्स आ गई हैं, मैप्स आ गए हैं, और उसके अलावा कंपास आ गई है। तो इन चीज़ों की मदद से इन्होंने कैनाल्स बनाए, एक्सप्लोर किए इलाके, और रेल रोड्स बनाई। तो ट्रांसपोर्ट का एक ओवरऑल माहौल बेहतर हो गया था। ट्रांसपोर्ट से क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। एक कोने से दूसरे कोने में एक चीज़ 1 रुपए की बन रही है, तो पहुँचते पहुँचते 15 रुपए की हो जाती है। तो अगर आपके बोट्स, आपके वाटर चैनल्स हैं, आपके रेलवे रोड ठीक हैं, मतलब सबसे पहले दुनिया में सस्ती जो ट्रांसपोर्ट पड़ती है वो वाटर चैनल्स के थ्रू। आपकी जितनी भी 90% दुनिया की ट्रेड है वो सारी वाटर के थ्रू हो रही है, कार्गोज के थ्रू हो रही है। और जो है अ, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। एक होता है कार्गो, दूसरा होता है शिपमेंट। ये इन्होंने एक अपोजिट ना इंग्लिश लिटरेचर में अलग चीज़ बनाई हुई है, अपोजिट चल रहे होते हैं। ये है कार, तो
और गो, ये है शिप और मेंट। तो शिप वाले जो हैं वो रोड से जा रहे होते हैं, शिप से नहीं जाते। शिपमेंट कहते हैं आम हमारी जो ये दराज वगैरह से अली एक्सप्रेस से शिपमेंट आती है, तो ये आती है मतलब बाय रोड, तो हम इसको शिपमेंट बोल रहे होते हैं। पर जबकि दूसरे कंट्रीज से यहाँ पे इम्पोर्ट आती है बाय बोट, तो बाय बोट तो इसको शिपमेंट होना चाहिए, पर यहाँ हम लिखते हैं इसको कार्गो। तो बहरहाल 90% आपकी दुनिया की जो है वो ट्रेड जो है वो कार्गो के थ्रू होती है, और वो इनके पास चैनल्स अच्छे बन गए थे, तो कॉस्ट रिड्यूस होती जा रही थी। दूसरे नंबर पे हमारे सबसे सस्ती है ट्रेन के थ्रू, तो ट्रेन भी इनके पास ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेन आ गई थी। नंबर 5वां फैक्टर, न्यू इन्वेंशंस। इन्वेंशन कौन से? बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी। इसने तो एक रेवोल्यूशन ले आया ये, क्योंकि सिर्फ 8 घंटे काम होता था, उसके बाद कभी अंधेरा हो गया, तूफान हो गए, चीज़ें हो गई, बारिशें हो गई, तो ये अंदर बैठ के काम नहीं कर सकते थे बिल्डिंगों में। अब बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में 24/7 लाइट चल रही है, शिफ्टों में लोग काम कर रहे हैं, काम 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रहा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो मतलब आप अंत किए रखते हैं, मतलब कि कहीं पे रुकते ही नहीं है। दूसरे नंबर पे टेलीफोन। टेलीफोन ने कम्युनिकेशन चैनल बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। इधर से उधर जाने के लिए आप पोस्टमैन की चिट्ठी 3 दिन में पहुंच रही है तो 1 मिनट में कॉल हो गई, तो जाहिर है वो एक इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्विंग मशीन। अच्छा, इसने एक लार्ज प्रोडक्शन में काम स्टार्ट करवाया था। एक वो पुराने ज़माने की औरतें जो है ना, वो एक लेके बैठी होती थी और सुई से बुन रही होती थी धागे से, तो उनको बनाने में 1 महीना लगता था एक स्वेटर। तो आज देखें आप, एक दिन में हज़ारों स्वेटर बन जाते हैं, स्विंग मशीन है हमारे पास तो। कॉटन जिन। ये कॉटन में से इनिशियल जो अनवांटेड मटेरियल होता है, ये इसके सीड्स होते हैं कॉटन के, तो सीड्स को कॉटन से रिमूव करने के लिए कॉटन जिन जो है ना यूज़ होता है। पहले लोग हाथ से कर रहे होते थे, तो 10% जो 10 इंटू जो है प्रोडक्टिविटी आ जाती है, 10 गुना ज़्यादा जो है ना वो एक ईजीनेस आ जाती है। तो एक ये भी फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। नंबर स्टील, ये नंबर 5वां स्टील। स्टील पहले जो है वो आयरन से भी चल रहा था, आयरन शुरू से है, और आयरन जो है महंगा भी पड़ता था, और आयरन जो है गैल्वेनाइज करना पड़ता था, क्योंकि इसको रस्ट हो जाता है। तो इन्होंने जो है ना स्टील इन्वेंट हो गया था उस टाइम पे, तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके स्टील बनाया। स्टील्स के थ्रू थ्रू जो है वो एफिशिएंसी भी बेहतर बेहतर हो गई थी, और थर्मल एक्सपेंशन जो गर्मियों में होती थी उससे भी ये बचत हो गई थी इनकी, और ओवरऑल टाइम की, पैसों की, हर चीज़ की इनकी बचत हो गई। तो उससे देखते हैं जी, इनको लोहा मिला है तो इन्होंने हर जगह लोहा लगाया। ठीक है, बोर्ड्स में, रेलवे रोड्स में, हर जगह, मतलब इंडस्ट्रियाँ भरी पड़ी थी, मतलब हर जगह इन्होंने लोहा, ये स्टील स्टील यूज़ की है। अब देखते हैं इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स, पहला इम्पैक्ट है यंकी इंजेनिटी, सेल्फ रिलायंस। अमेरिका के जो अपनी चौविनिज्म है, उसके बड़े 2 फैक्टर्स हैं जिनमें सेल्फ रिलायंस आती है। एक मिलिट्री वाइज, जो इनको जंगें करके मिलती है। जंगें हम देखते हैं ये रुके ही नहीं है। 1775 से यूके के साथ वार शुरू हो गई, फिर 1812 में दोबारा वार शुरू होती है, फिर 1848 में इनके साथ मेक्सिको के साथ होती है, 1898 में स्पेन के साथ करते हैं, फिर वर्ल्ड वार में आ जाते हैं, दूसरी वर्ल्ड वार में आ जाते हैं। तो इनको हर दफ़ा जो है एक सेल्फ सफिशेंसी नज़र आती है वार में जाते हुए। इनको ये लगता है कि हम जंग लड़ सकते हैं, एक सुपीरियर फीलिंग आती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जो इनको सेल्फ रिलायंस दे रहा था, कि हम कहीं से भी अ, कोई फिनिश्ड गुड परचेज नहीं कर रहे। हम अपने रॉ मटेरियल से, जो हमारे पास यूएस में है, उसी से हम फिनिश्ड गुड बनाते हैं, तो हमें इंपोर्ट्स बाहर से कम करनी पड़ी। तो सेल्फ रिलायंस, मैं आपको बताऊं कि जेफरसन के एरा में, अगर आपको याद हो, कि रिपोर्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग दी थी जेफरसन ने, कांग्रेस में अप्रूव नहीं हुई थी, पर इन्होंने बड़ी इस पे मेहनत की थी। इन्होंने जी, मैं इस रिपोर्ट की आपको समरी बताता हूँ। इन्होंने कहा था हम लेबर इंपोर्ट कर लेते हैं, हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, हम फिनिश गुड कभी भी इंपोर्ट ना करें, ये यूएसए की पक्की पॉलिसी बना दो। पर ज़ाहिर है वो अमीर लोग थे, वो कहते हैं आप लोग पता नहीं कब बनाएंगे, हमें तो गाड़ियाँ चाहिए, हमें तो जो भी नई चीज़ दुनिया में आती है हमें फ़ौरन चाहिए, तो हमें इंपोर्ट चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे इनकी रिपोर्ट कैंसिल हो गई थी। आगे चल के हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखते हैं कि तकरीबन सेल्फ रिलायंस आ गई थी, यंकी इंजेनिटी ऐसे ये नाम देते हैं, और सारी चीज़ें ये खुद बना रहे हैं। लेबर बाहर से आ जाती थी, मशीन्स बाहर से आ जाती थी, पर फिनिश्ड गुड्स ये खुद बनाते होते थे। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब है मार्केट रिवॉल्यूशन ऑफ 19th सेंचुरी। अच्छा,
अब सपोज करें ये इंडस्ट्रियों से बनाई जा रहे हैं प्रोडक्ट्स, पर इनको खरीदने वाले भी तो होने चाहिए ना। तो यूएस के लोकल्स अगर बना के यूएस को लोकल्स को बेच रहे हैं, तो इनसे इकोनॉमी जो है वो यूएस के अंदर अंदर ही रहेगी, सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, पर एक ओवरऑल ग्रोथ नहीं आएगी, जीडीपी नहीं बनेगी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि लोकल प्रोडक्ट को दुनिया में बेचना शुरू किया। एक इनकी इतनी सरप्लस वैल्यूज प्रोड्यूस होना शुरू हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि पूरी दुनिया में इन्होंने प्रोडक्ट्स अपनी बेचनी शुरू की। ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे थे, दोनों तरफ अफ्रीका जाना यूरोप जाना आसान हो गया था, इधर से एशिया जाना आसान हो गया था। तो इनकी लोकल मार्केट से ग्लोबल मार्केट में इन्होंने शिफ्ट किया है। एक आम बंदे के प्रोडक्ट जो है वो अगर उनके उसके लोकल इलाके में डिमांड नहीं होती थी, तो बाहर उनकी बड़ी डिमांड होती थी और उनको पैसे मिलते थे फिर। तो एक ये मार्केट रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट है इसका। नंबर तीसरा है रेलवे रोड रिवॉल्यूशन। स्टील और सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में इन्होंने रेलवे इतनी बना दी कि आज अगर आप सिर्फ रेलवे लाइंस देख लें उधर, तो इतनी है कि हमारे पास इतने रोड नहीं है जितने उधर रेलवे लाइन है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि आज भी उनकी जितनी भी कॉमर्स और ट्रेड है ये सारी ट्रेन के थ्रू हो रही है, और बाहर बाहर से जो है वो वाटर चैनल्स के थ्रू हो रही है। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के इनके पेस पकड़ने से ओवरऑल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। एक चीज़ चेंज हो गई कि यहाँ पे मशीनें इंट्रोड्यूस हो गई। मशीनें इंट्रोड्यूस होने से आपको जो टाइम था वो रिड्यूस हो गया। पहले 2 दिन में चीज़ बनती थी, अब 1 दिन में बनेगी। पहले पैसे पैसे कम हो गए। पहले जो है वो 1000 रुपये में बनती थी, अब जो है 5 रुपये में बनेगी, क्योंकि लार्ज प्रोडक्शन हो रही है। और प्रोडक्टिविटी पहले दिन में जो है एक प्रोडक्ट बनती थी, अब दिन में 1000 प्रोडक्ट बन रही है। तो एक रिवॉल्यूशन आ गया था ओवरऑल लेबर की वजह से और मशीन टाइम की वजह से और चीज़ों की वजह से। उसके बाद इम्पैक्ट है हमारे पास अर्बनाइजेशन। एक लोगों में उस टाइम से ही बिहेवियर आ गया था कि ये इनकी इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोग जाके कम्यूटर्स जो जाके जॉब करने लगे। तो जॉब करने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो गाँव से शहरों में जाने लगे, क्योंकि इंडस्ट्री तो अब छोटी छोटी जगहों पे बनने से रही, वो बड़े शहरों में बन जाती थी, वहाँ पे लोगों को मूव करके जाना पड़ता था। तो एक मजबूरी बन गई थी अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन में इनको अच्छी चीज़ें ये हो जाती हैं कि स्कूल्स मिल जाते हैं, और अच्छी तालीम, पुलिस सर्विसेज, अकाउंटेबिलिटी चीज़ें एक शहर की डेवलपमेंट जैसे होती है, प्लान्ड सिटीज़, इनको बड़ी मतलब इनकी अर्बनाइजेशन हो जाती है जहाँ जहाँ ये फैक्ट्री लगा रहे होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज लगाते हैं वहाँ वहाँ जो है लोग उठ के आते जाते हैं और एक सिटी को अर्बनाइज करते रहते हैं और उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। तो अर्बनाइजेशन इससे बनती है। ओके। अब हमारे पास है वैरायटी ऑफ जॉब्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देख रहे हैं हज़ारों किस्म की इंडस्ट्रियाँ बन गई हैं, हज़ारों किस्म की मशीनरी आ गई है, हज़ारों किस्म की चीज़ें आ गई हैं, तो उनके लिए ऑपरेटर चाहिए हमारे पास। तो 1000 किस्म की जॉब्स आ गई। वुमेन के लिए भी पहले जॉब्स नहीं थी, अब जो वुमेन के लिए जॉब्स आ गई हैं। राइज ऑफ मिडिल क्लास। यहाँ पे मिडिल क्लास ग्रो करता है। ये आपको मैं इस आर्गुमेंट से समझाता हूँ, गिल्डेड एज से। गिल्डेड एज, पहले ये आर्गुमेंट देख लेते हैं। मार्क ट्वेन है जी, जिन्होंने एक पब्लिश किया था आर्टिकल जिसका नाम था गिल्डेड एज। इन्होंने कहा जो चीज़ हर चमकती हुई चीज़ सोने की नहीं होती, सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो इन्होंने कहा अगर आप देख रहे हैं ना कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला दौर यूएस के लिए बड़ा चमकीला दौर है, तो ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदे वाला हो। तो ये बताते हैं कि ये एक तरह से गिल्डेड दौर था, कि आप समझिए कि अंदर से एक कोयला है, बाहर से आपने उसका सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, तो एक गोल्ड नज़र आ रहा है आपको। अंदर से आप देखें कि मशीनरी ने इंडस्ट्रीज़ में आ गई थी, तो लोगों को रिप्लेस कर लिया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अर्बनाइजेशन की वजह से लोग जो है ना काफ़ी डिस्प्लेस हुए। आईडीपीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपल बढ़ गए। और उसके अलावा रेफ्यूजीज़ बढ़ गए। उसके अलावा आपके पास जैसे ही डाइवर्सिटी बढ़ती है तो क्राइम रेशो बढ़ता है। दूसरे लोग कल्चर आ रहे हैं आपके यूएसए में, तो यहाँ पे क्राइम्स बढ़ने शुरू हो गए। तो ओवरऑल ये दौर दोनों तरफ से था, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। तो एक गिल्डेड एज थी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज जो जो इंडस्ट्री लगा रहा है वो अमीर हो रहा है, पर जहाँ पे जो मजदूर तबका काम कर रहा है वो 8 घंटे था पहले, तो 10 घंटे कर लिया, 10 घंटे था 12 घंटे कर लिया। पहले 4000 देते थे, अब 3000 दे रहे हैं, 3000 देते थे तो 2000 दे रहे हैं। तो ओवरऑल कैपिटलिज्म में ये एक फ्लॉ था कि वो
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते जा रहे थे और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पॉलिसी थी उनकी। तो इस वजह से वो लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, तो जिस वजह से मिडिल क्लास बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे ये पहले अपने अपने ओनर्स हुआ करते थे, अब ये यहाँ पे जॉब करते थी थोड़ी सी तनख्वाह के लिए। अच्छा, यहाँ पे जी एक और फैक्टर है न्यू इमिग्रेंट्स, और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई थी। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ पूरी दुनिया से इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूके और यूरोप के 3-4 कंट्रीज़ और यूएसए में, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई थी पूरी दुनिया में। ये एक अट्रैक्ट कर रहे थे लोगों को, तो इमिग्रेंट्स यहाँ पे काफ़ी सारे आ गए थे हर कंट्री से। तो ये भी हमने देख लिया, गिल्डेड एज भी हमने देख लिया। अपॉर्चुनिटी फॉर वुमन, वुमन के लिए अपॉर्चुनिटी, टाइपराइटर आ गए थे, टाइप कर सकती हैं वो। सुइंग मशीन आ गई थी, अब वो पहले हाथ से कर रही होती थी, अब सुइंग मशीन पे करेंगी इजीली। टेलीफोन ऑपरेटर शुरू से ही जो है ना, जब से टेलीफोन बना है, तो शुरू से टेलीफोन ऑपरेटर जो है वो वुमन होती थी। टेलीफोन इस तरह काम करता था पहले कि अगर आप एक बंदे से आप एक टेलीफोन से कहीं भी कॉल करते हैं ना, तो आपको मेन सर्वर में कॉल करनी पड़ती थी। सर्वर में एक लड़की बैठी होती थी, जो आपसे बात करती थी। आप उसे बताते थे आप जो है आपका नंबर ये है, ठीक है, सपोज़ करें ये 0300, और आपकी लोकेशन ये है, आपका नाम ये है, 3 चीज़ें बताते थे। और आप बताते थे ये 3 चीज़ें कि इस बंदे से बात करनी है, उसका नंबर ये है, उसका नाम ये है, उसका पता ये है, मेरा ये है, मेरे ये है, ठीक है। तो उस बंदे को ये ऑपरेटर कॉल मिलाता था इधर से, और दोनों फ़ोन्स को साथ जोड़ देता था, तो ये इन दोनों की आपस में बात हो जाती थी। क्योंकि एक यहाँ पे एक शिफ्ट का मैकेनिज़्म नहीं था ऑटोमेटिक का। बाद में ये शिफ्ट का आया, तो ये वुमेन की जॉब्स इधर ज़्यादा क्रिएट हो गई थी कि ऑपरेटर इधर जिधर भी सेंटर में सर्वर में बैठते थे, वो वुमन ही होती थी। तो हमारे पास ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है मैं सही समझा पाया हूँगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने सिर्फ यूएसए के पर्सपेक्टिव में देखा है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में और भी फैक्टर्स आ जाएंगे, चीज़ें आ जाएंगी। तो ये एक न्यू टॉपिक नहीं था, इसकी रूट्स हमने देखी हैं कि पॉलिटिक्स में, सोशल स्फेयर्स में शुरू से ही रही हैं अमेरिका में। इंशाल्लाह हमने लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।